नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, जितना ज्यादा मैं उसको आगे खींच के ले जाऊंगा, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे उस वेरिएबल फोर्स का वर्क देखना है। देखिए बेटा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। देखो एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग में अभी इलोंगेशन है बेटा 0 और इसका नेचुरल लेंथ पे ये, इसको कहते हैं नेचुरल लेंथ, इसको बोल देते हैं L0। ये नेचुरल लेंथ पे है। जहां पे इसका नेचुरल लेंथ होगा, यहां इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन। यहां पे इलोंगेशन 0 है। देखो x को 0 लिखा है मैंने, मतलब इलोंगेशन क्या है बेटा 0 है। अब यहां से मैंने इसी पॉइंट से F फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को x1 डिस्टेंस तक मैंने खींच लिया। तो जब मैंने इसको x1 डिस्टेंस तक खींच के इसको पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल धीरे धीरे स्पीड से लेके आया हूं मैं, तो इस पॉइंट पे मैं रखूंगा ना रेस्ट पे, तो पीछे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। ये पीछे की तरफ लग रहा होगा साहब, और बाहर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट और इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से मैं यहां तक खींच के लाया, तो हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे x1 से इसको x2 तक खींच के और लेके जाना है। मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे है, अब इसी मीन पोजीशन से मुझे x2 डिस्टेंस तक यहां से यहां तक खींच के लाना है। तो मुझे और कितना वर्क करना पड़ेगा? मुझे कहां से खींचना है? मीन से x1 तक खींच चुका हूं मैं। मीन से x1 तक इलोंगेटेड है, उसको यहां से लेकर के यहां तक खींचने में वर्क कितना होगा ये निकालना है। तो मान लो ये स्प्रिंग किसी डिस्टेंस x पे होता, अभी इंटरमीडिएट स्टेट किसी x पे होता, उस स्टैंड पे पीछे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होता F बराबर kx। ठीक है ना, यहां से F बराबर kx फोर्स की वजह से dx डिस्प्लेसमेंट आगे ले जाने में जो वर्क होगा उसको कैसे लिखेंगे? तो फोर्स देखो kx पीछे और dx डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आगे ले जाने में जो छोटा सा वर्क होगा dw इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इंटू dx। स्प्रिंग फोर्स बेटा kx इंटू dx, स्प्रिंग फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट dx आगे, तो यहां पे आ जाएगा एक माइनस। क्लियर है? k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस एक बाहर रहेगा, ये x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखेंगे x1 से x2 तक, क्योंकि मैं वर्क कहां से कहां तक निकाल रहा हूं? मैं वर्क निकाल रहा हूं x1 से लेके x2 तक जाने में। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू माइनस k बाई 2। ऐसे लिख देता हूं, मैं बाहर निकाल लेता हूं, माइनस 1 बाई 2 इंटू k x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू ज्यादा है ना, मीन से x2 यहां तक x2 की वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू ज्यादा का होल स्क्वायर और ज्यादा होगा, माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आएगा पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस पहले से ही बाहर लगा हुआ है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। जब भी किसी स्प्रिंग को मीन से किसी इलोंगेटेड पोजीशन तक या किसी एक इलोंगेटेड पोजीशन से और ज्यादा इलोंगेटेड पोजीशन तक खींच के लेके जाते हैं, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होता है निगेटिव। बिल्कुल हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा निगेटिव। अच्छा, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, कंप्रेस करता हूं, मैं इस स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस करके यहां तक ले आता हूं, F फोर्स लगाया मैंने, तो स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ लगेगा। इस केस में भी वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही लगता है, और कंप्रेस करोगे तो भी मीन पोजीशन से दूर, और इलोंगेट करोगे तभी मीन पोजीशन से दूर, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो बताओ, स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा निगेटिव वर्क करता है जब आप स्प्रिंग को मीन पोजीशन से इलोंगेट करो या कंप्रेस करो। इसको लिखे ढंग से। अब देखो, मान लो कि मैंने x1 रख दिया मीन, मतलब x1 की वैल्यू रख दी 0। इफ x1 इज 0, मतलब वो मीन पोजीशन से खींच के मैं आगे लेके जा रहा हूं। अगर मैं यहां पे x1 को 0 रख दूंगा, यहां पे x1 को 0 रख दूंगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस हाफ kx स्क्वायर। मतलब वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होता है निगेटिव। ये है इन कंप्रेशन एज वेल एज इन इलोंगेशन। इन कंप्रेशन एज वेल एज इन इलोंगेशन। कंप्रेशन एंड इलोंगेशन दोनों में ही स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा आपका माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स स्क्वायर उसकी इलोंगेशन है या कंप्रेशन है, कुछ भी रखोगे चलेगा। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। अब देखिए,
अब इस स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो बेटा जो ये स्प्रिंग फोर्स होता है ये होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को ना एक नाम दिया हुआ है हमने, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को ना एक नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कौन से फोर्स के लिए डिफाइंड हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स के लिए। इसलिए कौन सा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा भाई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन इसको डायरेक्टली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के माइनस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर रहा मैं, माइनस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं। दैट इज इक्वल टू माइनस, पूरा ही लिखो एक बार, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना कौन सा टर्म लिख रहा हूं मैं? पूरा वाला, कंप्लीट वाला टर्म लिख लो जो यहां पे था। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं जहां से लेके जाऊंगा जहां तक उसके दो पॉइंट के बीच का जो वर्क डन होगा, भले ही मैं मीन से लेके गया था, मैं फिर से समझा दूंगा। तो मीन से किसी एक्सिस्टेंस तक जो वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखो इस वर्क डन को क्या लिखूंगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पहले से इसके फॉर्मूले एक माइनस था तो ये कैंसिल होगा। तो देखना ढंग से, डेल्टा यू बराबर क्या हो गया? हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो एक फायदा यहां से हुआ पोटेंशियल लिखने से कि माइनस का झंझट खत्म हो गया, बाहर माइनस है ही नहीं, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है x2 का, माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी x1 का। तो x2 से x1 तक जाने में जो निगेटिव ऑफ वर्क डन हुआ है वही x2 माइनस x1 के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा? देखो k/2 x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां से एक बात समझिएगा, अगर मैं मीन पोजीशन ले लेता हूं x1 को और उस मीन पोजीशन पे मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं 0, मतलब इस वाले टर्म को मैंने मान लिया 0, और वहां से मैंने रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया कि पोटेंशियल एट मीन पोजीशन इज 0, तो किसी भी x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब ये पूरे अच्छे से मैंने डिफाइन ही कर दिया। अब ये जो x है वो इलोंगेशन है या कंप्रेशन है? तो कुछ भी होगा चलेगा। जब स्प्रिंग को आप खींचते हो तो भी उसमें एनर्जी स्टोर होता है, और जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो भी उसमें एनर्जी स्टोर होता है। समझ में आया? तो स्टोर कब होगा स्प्रिंग में एनर्जी? जब उसको आप कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे। लॉस कब होगा? जब वो कंप्रेशन से इलोंगेशन पे आएगा, सॉरी कंप्रेशन से मीन पे आएगा या इलोंगेशन से मीन पे आएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसमें? लॉस। तो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे ये एक्स स्क्वायर क्या है? तो एक्स स्क्वायर है इलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या है बेटा? elongation and compression from mean position, elongation and compression from the mean position। अब अगर मैं यहां पे रेफरेंस पॉइंट 0 ना लेके मीन पे कुछ u0 लेता, तो ये होता है u माइनस u0 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला x तो 0 ही रखता, क्योंकि मीन पोजीशन की डिस्टेंस तो 0 होती है। तो किसी भी इलोंगेशन x या कंप्रेशन x पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता वो होता है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, जहां पे यू नॉट है आपका मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे आपने यू नॉट माना या 0 माना, ज्यादा सही कौन है? दोनों सही है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान किससे होगा? 0 रख दो ना यार, क्यों यू नॉट लेके चल रहा हो? क्योंकि किसी भी सवाल के कैलकुलेशन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो 0 रखो या यूनिट रखो बात तो वही आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं सवाल को, ये सिंपल सी बात है कि किसी भी एक्स इलोंगेशन पे या एक्स कंप्रेशन में स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्प्रिंग कांस्टेंट का ग्राफ बनाओ, तो ढंग से देखना, ये ग्राफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा स्प्रिंग पोटेंशियल इलोंगेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही स्प्रिंग के लिए, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या लिया मैंने? कांस्टेंट। अच्छा, फॉर द सेम इलोंगेशन डिफरेंट स्प्रिंग का अगर मैं स्टोर पोटेंशियल एनर्जी देख रहा हूं फॉर द सेम इलोंगेशन, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा बेटा, अगर मैंने 2 स्प्रिंग लिया और दोनों पे सेम फोर्स लगाए, क्या किया? 2 स्प्रिंग लिया,
K1 और K2 दोनों पे सेम फोर्स लगा दिया। क्लियर है? अब मैंने आपसे पूछा कि दोनों में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो असल में मुझे इलॉन्गेशन तो पता ही नहीं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इस पे फोर्स लगाया मैंने F, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इस पे मैंने फोर्स लगाया F। इलॉन्गेशन दोनों का कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, कम होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। वो सर इलॉन्गेशन आपको पता ही नहीं था तो इलॉन्गेशन लिखा क्यों? अरे भाई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तो x आएगा। अब यहां से इसको चेंज कर सकते हो, F बराबर होता है kx, तो x बराबर क्या होगा F बाई के। यहां पे x स्क्वायर है तो F स्क्वायर बाई के स्क्वायर रखोगे तो U बराबर आएगा हाफ k F स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कैंसिल होकर नीचे आएगा k, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका F स्क्वायर बाई 2k। अगर मैं किसी स्प्रिंग पे डिफरेंट स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगाऊं तो उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर बहुत सारे स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बना दूं U वर्सेस K का तो सही है, लेकिन यहां पे क्या कांस्टेंट होगा F कांस्टेंट होगा, और यहां पे क्या कांस्टेंट है X कांस्टेंट है। क्लियर है बात? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, बट जब इलोंगेशन कांस्टेंट होगा, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट जब फोर्स कांस्टेंट होगा। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, ये सवाल AIPMT 2015 का है। सवाल ये पूछा था, दो स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट है Ka एंड दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है Kb, elongated by the same amount, then ratio of stored potential energy, elongated by the same amount मतलब दोनों में elongation सेम है, तो इसमें जो stored potential energy होगा U is proportional to हाफ k x स्क्वायर, मतलब x कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा U ऑफ स्प्रिंग A एंड U ऑफ स्प्रिंग B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka बाई Kb। क्या हो जाएगा बेटा? Ka बाई Kb। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अब उस U अगर कहता है कि K ज्यादा है तो किस में स्टोर एनर्जी ज्यादा होगा? अगर K ज्यादा है तो UA में स्टोर एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टोर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K व्हेन इलोंगेशन इज कांस्टेंट। क्लियर है? आगे देखिए, ये K एंड Kb स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स से मैंने उसको स्ट्रेच किया है, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा। ठीक है बेटा, देखो इसको कैसे करेंगे बताओ। स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ F बाई के स्क्वायर, स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, 2 का फैक्टर कांस्टेंट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, अरे रे के, तो UA बाई UB इज इक्वल टू KB बाई K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा इसके लिए। अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? B में। K की वैल्यू ज्यादा है तो B में ज्यादा स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है। क्लियर है? कई बार बात ये रिपीट कर लिया हमने। नेक्स्ट देखिए, अब ये स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमें डील करना होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, स्मूथ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे क्या दिया हुआ है? 0। इस एम मास के ऑब्जेक्ट को v0 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया मैंने, सामने ये रिजिड सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ये कितना कंप्रेस करेगा इसको? मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग। चलो भाई देखते हैं बताओ क्या लगाओगे? COMe लगाएंगे सर। अब बच्चे यहां पे आपको पहले ही बताया था कंफ्यूज होते हैं। किस बात में कंफ्यूज होते हैं? तो वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगाएं। तो याद रखना, ज्यादातर केस में जहां पे स्प्रिंग होता है वहां पे, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि जहां पे स्प्रिंग होता है वहां पे COMe लगेगा ही। ज्यादातर केसेस में जहां पे स्प्रिंग होता है वहां पे COMe लगता है। पहली छोटी सी बात। दूसरी बात, यहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं? हाँ एक्ट हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रहा है और कंजर्वेटिव भी नीचे एक्ट हो रहा है mg, और स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा वैसे, और नॉर्मल का वर्क डन भी 0 है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक तो हो रहा है बट उसका वर्क डन 0 है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन 0 हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो मतलब कर रहा हो या नॉन 0 वर्क हो, तो आप COMe नहीं लगा सकते। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका वर्क 0 है ना, तो COMe लग जाएगा। तो लगा दीजिए COMe। बताइए यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है साहब हाफ
mv0 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल हो सकती है? ग्रेविटेशनल फील्ड तो है, तो इसी लाइन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। बराबर जब इसको मैक्सिमम कंप्रेशन पे करेगा, पहले धीरे धीरे कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। और स्प्रिंग मान लो x डिस्टेंस कंप्रेस किया तो इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे, मास से मास नहीं कटेगा, हाँ 1/2 से 1/2 एक कटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mv0 का होल स्क्वायर बाई के। यहां से स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये रूट बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, ये आंसर। क्लियर है? बहुत आसान है। इस तरीके और सवाल देखते हैं, इसको लिखिए ढंग से। इस तरीके के और सवाल देखते हैं और उससे और समझते हैं कि वेरिएशन में सवाल कैसे बनते हैं। देखो मान लो कि एक ब्लॉक है, हटाओ इधर, ब्लॉक है m मास का, नीचे स्प्रिंग लगा दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हाइट है, मीन लेंथ है ये l, मतलब इसमें ना तो इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, वर्टिकल रख दिया है, और इसको h हाइट से रिलीज किया। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। एंड h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंगिंग नेग्लिजिबल है, मतलब इसके कंपेयर में बहुत ऊंचाई से मैंने ड्रॉप किया, ये हाइट इसकी लेंथ कम है। जब मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो धीरे 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 नीचे गिरेगा। थ्रू आउट द मोशन एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और वो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जैसे ही इसको यहां पे आके कंप्रेस करेगा उसी इंस्टेंट पे एक कंजर्वेटिव फोर्स और लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, और मान लो कि यहां तक, यहां से स्प्रिंग है, यहां तक इसका कंप्रेशन होके फाइनली रुक गया, मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया। देखो मैक्सिमम कंप्रेशन पे रुक जाएगा, तो बताओ कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है? क्या लगाएंगे? सीओमी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों है कंजर्वेटिव। सीओमी का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब बताओ जब आपने यहां से ड्रॉप किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। यहां पे रेफरेंस ले लिया, किसका रेफरेंस लिया है पे? पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? मैंने यहां पे रेफरेंस लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब मैं यहां पे रेफरेंस लूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आके होगा जीरो, लेकिन यहां पे होगा mgh। तो mgh क्या होगा बेटा? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पे था जीरो इज इक्वल टू, जब यहां पे पहुंचा तो ये लेंथ ऑलरेडी एच के कंपेयर में बहुत छोटी, तो मान लूंगा कि ये नीचे जमीन के आसपास एकदम पहुंच गया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, और स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? देखो 2mgh बाई के, राइट, मास से मास नहीं कटेगा, mgh बाई के, और 2 ऊपर चला गया, के नीचे आ गया, और रूट, ये आएगा आपका आंसर। बिल्कुल सही है, बहुत आसान कंसेप्ट है। यहां पे इसका जितना एनर्जी था वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि इसकी स्पीड है यहां पे जीरो। जब नीचे जाता गया तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इस पॉइंट पे आके जब लगभग मान लेंगे कि ये लेंथ बहुत छोटी तो जमीन पे पहुंच गया, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक जीरो, यहां पे काइनेटिक जीरो, और टोटल क्या हो जाएगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई ये बात? लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इसमें भी सवाल पूछ लेते हैं ऐसा। एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है सर, इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया, मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और ये हाइट है h, या कभी कभी इंक्लाइंड प्लेन का ये इंक्लाइंड का लेंथ दे देते हैं ऐसे, ये सही या हाइट h है ना। यहां से एक ब्लॉक को मैंने ड्रॉप करा, ये ब्लॉक नीचे गिरता है, नीचे लगा होता है कि स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की, इसको कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा? तो आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे जीरो। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी mgh, हाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो मान लो कि इतना कंप्रेस करके यहां तक कंप्रेस हुआ, x डिस्टेंस तक कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट तो आप जानते हैं इसका k है, मान लीजिए यहां तक कंप्रेस हो गया,
तो ये मान लेंगे कि ये जो स्प्रिंग का लेंथ है बहुत छोटा था पहले, ये एकदम बेस पे था, तो ये वाला जो लेंथ है ना इसके कंपेयर में, एस और एच के कंपेयर में बहुत कम है, तो इसको मान लेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल पास आ गया, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो एक्स इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा 2mgh/k। ये तो वही सवाल हो गया, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन सर इसको तो इंक्लाइन प्लेन पे मैंने छोड़ा था, तो ये तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग आया था, तो बेटा फ्रिक्शन तो ऐसे भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता, और फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होता है वो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव होता, तो सीएमयू वैसे भी नहीं लगा सकते थे, तो क्या लगाते वहां पे, लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम। सर ठीक है, तो इंक्लाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। क्या फर्क पड़ेगा इंक्लाइन होने से? एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक यहां से गिरना शुरू हुआ था तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना गिरेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, इस पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो फिर सर अगर इंक्लाइन प्लेन का लेंथ दिया होता तो क्या करते हैं? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इंक्लाइन प्लेन का लेंथ दिया होता तो इस एस का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता एस साइन थीटा, एस साइन थीटा इज इक्वल टू एच, राइट। तो यहां पे अगर आपको एस लिखना है तो एच को क्या लिख सकते हैं अपन? एस साइन थीटा। एच को क्या लिख सकते हैं? एस साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √2mg/s साइन थीटा बाई के। ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन के लेंथ अगर गिवन है उसके टर्म्स में लिखना है तो असल में वर्क डन बाय द ग्रेविटी या चेंज इन पोटेंशियल ये एस पे डिपेंड नहीं करेगा। इस एस का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एच, तो एस साइन थीटा बराबर हो जाएगा एच। तो यहां से एच को रख देंगे अपन एस साइन थीटा, एच को क्या रख दिया अपन ने? एस साइन थीटा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसी सवाल को और थोड़ा अच्छे से, इसी तरह के सवाल को और थोड़ा अच्छे से कराता हूं। देख, मान लो ये सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है, ये कर्व्ड पाथ देखो ऐसा, इस तरीके का कुछ पाथ है, इस तरीके का पाथ है। मान लो बॉल को मैंने यहां से रिलीज करा और बोला कि बॉल जब यहां पे आ जाएगा तो उसकी स्पीड बताओ, और मैंने आपको पूरी बात बताई है। यहां पे हाइट मान लो, ग्राउंड यहां नहीं लेता हूं मैं, ग्राउंड यहां लेता हूं, यहां पे ग्राउंड लेता हूं, ये हाइट h1, ये हाइट h2, तो इसकी स्पीड यहां पे कितनी होगी? यहां पे स्पीड इसकी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो स्पीड आएगा वो पार्टिकल यहां से चल के कुछ इस तरीके से यहां से यहां पहुंचेगा? पहुंचेगा ही नहीं। अगर तुमने यहां से इसको रिलीज करा, वेलोसिटी 0 दिया, तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। क्यों सर, कैसे नहीं पहुंचेगा? अरे भाई यहां तो छोड़ा तूने, तो बिल्कुल ठीक है, ये गड्ढे में जाके गिरेगा, लेकिन जब ऊपर उठेगा तो जितनी पोटेंशियल में लॉस होगा उतना ही गेन करेगा। तो मैक्सिमम इतनी हाइट तक आ सकता है यार, ऊपर कैसे चढ़ जाएगा अपने आप? एनर्जी कहां से आएगी? ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल कम होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से गिरेगा तो ठीक है, गिरेगा तो काइनेटिक गेन करेगा, लेकिन वो काइनेटिक इसको मैक्सिमम यहीं तक उठा पाएगा, यहां तक कैसे पहुंच जाएगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ता हूं, यहां से छोड़ता हूं, चल यहां से इस पॉइंट से छोड़ता हूं, क्या ये यहां तक आ जाएगा? क्या मैंने यहां से छोड़ा इसको, ये वापस आ गया, यहां से छोड़ूंगा तो भले ही वहां तक जाएगा। देख, मतलब समझ रहे, यहां से अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है ये। मान लो ऐसे, देख, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। मान लो ऐसे मैंने रख दिया अपने, यहां से यहां पे इसको टच करके रख दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो जब ये वापस आएगा तो इससे ऊपर नहीं आ सकता मेरे। देखो देखो, यहीं से आ गया। लेकिन अगर मैं यहां से छोड़ूं तो पक्की बात है कि यहां तक आएगा। देख, समझ इस बात को कि जैसे मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा और फिर यहां से पहले ही रुक जाएगा। यहां देखना, पहले रुक जाएगा। देख, क्यों पहले रुक गया? क्योंकि मैक्सिमम जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। देखो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक में, और यही काइनेटिक इसको पोटेंशियल में लेके जाएगा। तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम बराबर कांस्टेंट रहता है। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा, इसको यहां तक नहीं पहुंचा सकता। समझ में आया? तो इसीलिए इस तरह का सवाल नहीं पूछते। हाँ, तुमने बोला सर इस तरह का सवाल तो हमने किया है, तो आपने क्या किया वो देखना। अरे कहां गया भाई? आपने क्या किया वो देखना। आपने ये किया है, आपने ये करा है। इसकी स्पीड यहां पे बता दो कितनी होगी। क्या करोगे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है
कि यहां पे इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखो। एक बार ड्राइव करो, फिर मैं लास्ट में रिजल्ट भी समझाऊंगा। तो ग्राउंड पे तुमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, 0। तो इससे कितनी ऊंचाई पे, h1 पे, तो क्या लिखोगे 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 बराबर, यहां पे काइनेटिक इसकी हाफ m v² प्लस mgh2। देखो यहां से h2 हाइट पे है, तो यहां पे 0 है, तो यहां पे mgh2 होगा। इसको इस तरफ ले आओ, तो पहले m कैंसिल कर दो, ये इसको इस तरफ ले आओ, तो g h1 माइनस h2, ये 2 था तो 2 भी इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू v²। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, √2g h1 माइनस h2। तो ये टर्म मैं पहले भी लिख सकता था बिना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाए। कैसे, देखो यहां पे दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल हर इंस्टेंट पे नीचे, और एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब ये यहां से यहां तक आया था, तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई थी h1 माइनस h2। अरे भाई यहां से यहां तक आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बात नहीं कर रहा, ये वर्टिकली नीचे कितना गिरा, mg h1 माइनस h2 इतना। देखो ये पूरा h1 है, ये h2 है, तो ये कितना हो जाएगा, h1 माइनस h2 ही तो होगा भाई। तो जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे गिरा है, उसी के करस्पॉन्डिंग वर्क डन होगा ग्रेविटी का mg h1 माइनस h2, और जितना ग्रेविटी का वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो पार्टिकल ये सीधा ही यहां से यहां तक आता, तो भी इसकी स्पीड यहां से यहां तक अगर आ जाता, यहां से यहां तक आता, तो भी इसकी स्पीड होती v बराबर √2g h1 माइनस h2। ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, या ये यहां तक आ गया है, तो भी इसकी स्पीड होगी v बराबर √2g h1 माइनस h2, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और सिर्फ ग्रेविटी यहां पे वर्क कर रहा है, नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा। तो किसी भी तरीके के पाथ पे जाएगा, फाइनली जो इसका स्पीड होगा, मैं वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, स्पीड होगा, वो स्पीड v√2g h1 माइनस h2 होगा, चाहे वो पैराबोलिक पाथ पे जाए या कर्व्ड पाथ पे जाए। देखो फिर से समझाता हूं, मान लो मैं यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूं, इस बॉल को छोड़ देता हूं, मैं यहीं से बॉल को इस तरीके के पाथ पे छोड़ता हूं, ऐसे। अब ये बॉल ऐसे आएगा और बिल्कुल आ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से गिरने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ऐसे आएगा। या एक बॉल को मैं यहां से रिलीज कर देता हूं, बॉल ऐसे आता है, तीनों केस में स्पीड सेम होगा। यहां पे स्पीड होगा इसका v1, तो यहां पे भी स्पीड इतना ही होगा, और यहां पे भी इसकी स्पीड इतना ही होगा। भले ही यहां पे एग्जैक्टली वर्टिकल चल रहा था, ये इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अलग तरीके से पहुंच रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पहुंचा। अरे भाई अगर रास्ता ऐसे मैंने बनाया है, देख अगर रास्ता मैंने ऐसे बनाया, ऐसा बनाया रास्ता, ऐसा रास्ता बना है, तो पार्टिकल ऐसे 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 चल के ऐसे आएगा ना। यहां पे जो स्पीड होगा v, वही स्पीड है इसका यहां पे गिरते हुए होगा v, और वही होगा v, क्योंकि हर केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का सेम है, वर्क डन बाय द नॉर्मल 0 हो रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटी का वर्क तीनों केस में सेम है, इसलिए तीनों केस में यहां पे इसका स्पीड सेम होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, work done to elongate the spring from mean to x is w, then find work done to elongate from x to 2x। mean से x तक elongate किया, तो work done देखो कैसे लिखते हैं, work done बराबर माइनस हाफ k x स्क्वायर। तो mean से x तक elongate करा है, तो work done तो निगेटिव होगा स्प्रिंग फोर्स का, तो ये वर्क को उसने क्या बोल दिया, w नाम दे दिया, इज इक्वल टू w। अब वो बोल रहा है कि x से 2x तक elongate करने में कितना वर्क होगा, तो सुनिए, वर्क डन बराबर क्या पड़ा आपने, हाफ माइनस हाफ 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3kx स्क्वायर बाई 2 विथ निगेटिव साइन। अब -1/2 kx स्क्वायर, -1/2 kx स्क्वायर, देखो -1/2 kx स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर बाई 2, माइनस kx स्क्वायर बाई 2 वो क्या बोल सकता हूं, w। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये w डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ w। कितना वर्क करना पड़ेगा, 3 गुने तक। देखो जैसे ये सब बच्चा गलत क्यों करता है, उसको लगता है कि देखो x पे था, अब इस x से x डिस्टेंस और बढ़ाया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। देख लीजिए ढंग से, देख लीजिए ढंग से, पहले मीन से मतलब 0 से x तक का वर्क w है, तो x से 2x का जो वर्क होगा वो 3 टाइम्स ऑफ w होगा। समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया? चलो आगे देखो, देखो सवाल, ये मैंने एक लिया वर्टिकल स्प्रिंग, और ये वर्टिकल स्प्रिंग को एक ब्लॉक m मास के ब्लॉक से अटैच कर दिया, और नीचे सपोर्ट लगा हुआ है।
ये अपने मीन पोजीशन पे, ये इलोंगेटेड नहीं है। ये सपोर्ट को मैंने अचानक से हटा लिया, सपोर्ट इज रिमूव्ड सडनली। ऐसा है, धीरे धीरे नहीं हटा है, अचानक से सपोर्ट को हटा लिया। अब जैसे मैंने सपोर्ट को अचानक से हटाया है तो ये mg की वजह से, पहले तो ये सपोर्ट था तो ये नॉर्मल ऊपर लगा रहा था और ये mg नीचे लगा रहा था। स्प्रिंग फोर्स में लगेगा नहीं क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन 0 है। स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है kx। इलोंगेशन बताओ कितना है, 0। इलोंगेशन 0 तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नहीं, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। अब ये नॉर्मल बराबर mg रहा होगा, ये सपोर्ट बराबर से पड़ा हुआ था, अचानक से मैंने इसको खींच लिया। जैसे मैंने इसको अचानक से खींचा तो कितनी हाइट तक ये नीचे जाएगा, तो सुनना मेरी बात, जैसे मैं इसको खींचूंगा तो ये नीचे भागेगा रफ्तार में, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या मैं ऐसे बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से नीचे भागेगा रफ्तार में। जैसे नीचे भागेगा तो कुछ एनर्जी गेन करेगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आकर रुकेगा नहीं, चूंकि वो एनर्जी गेन कर चुका होगा। ऊपर और नीचे वाला फोर्स मान लो खींचेगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर kx फोर्स लगेगा और नीचे इस पे mg लग रहा था, तो जिस इंस्टेंट पे mg और kx बराबर होगा वहां पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा सर, mg और kx बराबर हो रहा है तो क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उस इंस्टेंट तक कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा और फिर उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो नीचे थोड़ा और जाएगा। तो मैक्सिमम कितना इलोंगेट होगा ये पूछा है, तो आप यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME। क्यों लगाओगे COME, क्योंकि तुमने सपोर्ट को हटा दिया अचानक से, तुम बाहर हो गए, यहां पे जो हो रहा है होने दो, तुम बाहर हो जाओ। अब सुनो मेरी बात, पढ़ लिया ना, सपोर्ट इज रिमूव सडनली। अब देखो, मान लो ये स्प्रिंग था, यहां से मैंने सपोर्ट को हटाया तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होता 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 मान लो यहां तक आया। कितने मैक्सिमम इलोंगेशन तक आया, मान लो यहां तक आया, तो फाइनली ये मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी स्पीड 0 नहीं है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो और नीचे जाएगा, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी, 0। जहां पे पहले था वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मान लो, ठीक है ना, और इस पॉइंट A और B के बीच COME लगा दो। बताओ यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 0 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 बराबर 0 से कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो माइनस mgx प्लस स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ, तो यहां से जितना नीचे गया, क्योंकि यहाँ पे तो नेचुरल लेंथ पे था, यहाँ से यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे था, x 0 था, कितना इलोंगेट हुआ x, तो ये हो जाएगा हाफ के x स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर माइनस mgh इधर आएगा तो आपका हो जाएगा mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से x से x कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू होगा 2mg बाई के। कितना आएगा जवाब, 2mg बाई के। ठीक है सर, बढ़िया एकदम। मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, 2mg बाई के। अच्छा, ये नीचे जा क्यों रहा था, mg की वजह से। ऊपर तो नीचे गया तो चलता ही क्यों नहीं गया, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा kx। तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने सपोर्ट हटाया उस इंस्टेंट पे नॉर्मल खत्म हो गया, तो mg की वजह से वो नीचे जा रहा था, तो जैसे ही mg और kx बराबर होगा वहां पे रुका क्यों नहीं। लॉजिकल सवाल है भाई। यहां पे इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहानी थी, t इज इक्वल टू 0 पे कहानी ये थी कि ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और kx नहीं लग रहा, इलोंगेशन ही नहीं। अब जैसे मैंने सपोर्ट हटाया तो नॉर्मल तुरंत से 0 हो गया, नॉर्मल 0 हो गया तो कौन सा फोर्स बचा, mg, तो mg की वजह से रफ्तार में नीचे खींचेगा, खींचने दे। अब mg की वजह से जैसे ही खींचेगा इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो जैसे जैसे नीचे mg तो कांस्टेंट है, ऊपर एक इलोंगेशन बढ़ता रहेगा तो kx बढ़ेगा, तो जैसे ही kx बराबर mg हो गया उस इंस्टेंट पे इसको रुक जाना चाहिए था, तो रुका क्यों नहीं, कहानी ये है, रुका क्यों नहीं। जैसे ही mg बराबर kx हो गया तो क्यों नहीं रुका, समझिए। ये जो mg है वो कांस्टेंट नेचर से लग रहा था, kx उस समय था ही नहीं, इलोंगेशन 0 था तो kx था ही नहीं। mg जैसे उसको नीचे खींच के ले जा रहा था तो नेट फोर्स mg था। अब थोड़ी देर बाद थोड़ा kx आएगा, लेकिन mg बराबर kx नहीं है, थोड़ा kx आएगा तो mg माइनस kx बराबर m है। उस इंस्टेंट पे ये एक्सीलरेशन से चल रहा होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी आएगी, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी बढ़ेगी भी, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। जिस इंस्टेंट पे kx बराबर mg हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0, तो उस इंस्टेंट में मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां गेन करेगा, जब kx बराबर mg होता है, उसको कहते हैं इसका मीन पोजीशन। जब वो खींच के आएगा यहां पे कहीं पे, यहां तक, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी जहां पे kx बराबर mg आएगा। लेकिन वहां पे रुका क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे वो कुछ स्पीड गेन कर चुका था, इनर्शिया ऑफ मोशन में था, भले ही उसमें नेट फोर्स 0 है लेकिन उसके पास स्पीड थी, तो स्पीड के कारण वो नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा तो mg तो उतना ही रहेगा।
लेकिन केक्स और बढ़ेगा, तो ये वाली फोर्स उल्टी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, तो एक्सीलरेशन इस बार रिटार्डेशन कहां हो जाएगा, ऊपर, और यहां तक आएगा धीरे धीरे, तो इसकी स्पीड कम होती रहेगी, मैक्सिमम इलोंगेशन पे उसकी स्पीड हो जाएगी 0। कहानी समझ आया थोड़ा सा, कहानी समझ आया थोड़ा सा, ठीक है सर, आ गया 2 mg के, हम इससे अच्छा रट ही लेंगे सर, कहानी क्या समझ आएगा। हाँ तो रटते ही बच्चे, कोई बात नहीं। अब देखा आगे, ये सेम सवाल है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इलोंगेशन 0 अपने मीन पोजीशन पे, ये रहा सपोर्ट, इफ सपोर्ट इज स्लोली रिमूव्ड देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। अब देख बेटा, अब आएगा कहानी मजा, बता ऊपर क्या लग रहा था, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा था, mg, यहां पे केक्स बता कितना है, 0, क्योंकि इलोंगेशन है ही नहीं। अब जैसे ही मैं ये सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, जैसे ही मैं सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, वैसे ही ये स्प्रिंग थोड़ा खींचेगा, वैसे ये स्प्रिंग थोड़ा सा देख, थोड़ा सा ऐसे हुआ, तो स्प्रिंग में सपोर्ट को हटाया नहीं, सपोर्ट को मैं धीरे धीरे हटा रहा हूं, स्लोली रिमूव कर रहा हूं, धीरे धीरे हटा रहा हूं, तो बता ये खींचा, इसकी वजह से थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा, तो थोड़ा सा केक्स ऊपर आएगा, लेकिन mg तो उतना ही लग रहा था, और नॉर्मल उतना लगेगा कि कम हो जाएगा। तो मेरी बात सुन, जैसे नीचे खींचा तो केक्स ऊपर हो गया, केक्स ऊपर होने की वजह से इक्वेशन बनेगा तेरा केक्स प्लस नॉर्मल बराबर mg, तो अपने आप तेरा नॉर्मल थोड़ा कम होगा। बोलोगे सर क्यों हुआ नॉर्मल कम, भाई ऊपर में देख mg तो नीचे लगेगा और कांस्टेंट फोर्स है वो लगता रहेगा, पहले mg को कौन बैलेंस कर रहा था, पूरा का पूरा नॉर्मल, क्योंकि केक्स 0 था, जैसे नीचे गया तो इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन होने की वजह से केक्स आएगा, और केक्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा mg को बैलेंस करने में, इस नॉर्मल की जरूरत कम हो गई। नॉर्मल एक जरूरत वाला फोर्स है, जरूरत नहीं हो तो नॉर्मल नहीं लगेगा। अब बात सुनो सर, ठीक है, अब क्या, अब और नीचे ले जाओ, जैसे नीचे लाओगे केक्स और बढ़ेगा, केक्स बढ़ेगा, mg उतना ही है, mg उतना ही है, केक्स बढ़ गया, इसका मतलब नॉर्मल और कम होगा, नॉर्मल और कम होगा। एक टाइम आएगा जब इसको तुम हटा दोगे, नॉर्मल एग्जैक्टली 0 होगा, इससे नीचे ये जाएगा नहीं, तो एक इंस्टेंट पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। जिस इंस्टेंट पे नॉर्मल 0 होगा, उस इंस्टेंट पे केक्स mg को बैलेंस कर लेगा, और इन्फिनिटली स्मॉल धीरे 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 बढ़ा रहे, तो स्पीड गेन नहीं कर रहा था, तो केक्स बराबर क्या हो जाएगा, mg, तो इलोंगेशन हो जाएगा mg बाई केक्स, आई एम सॉरी, mg बाई के, इलोंगेशन हो जाएगा मैक्सिमम mg बाई के। अरे यार अभी अभी जो इलोंगेशन देखा था वो तो था 2 mg बाई के, और अब जो आप इलोंगेशन सर बता रहे हो mg बाई के, हाँ, तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, COME इज नॉट कंजर्व्ड, COME is not conserved. Why COME is not conserved? Because normal reaction is continuously acting and doing work. अरे भाई ये ब्लॉक ऊपर की तरफ लग रहा है और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली 180 डिग्री पे ये नीचे जा रहा है, तो निगेटिव वर्क कर रहा है नॉर्मल, नॉर्मल ने निगेटिव वर्क किया, और नॉर्मल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये वर्क कर रहा है। जब ये वर्क करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को मैं फिजिकली बता देता हूं, तो इस चीज का मैं इंतजार ही कर रहा था कि सारा कहानी समझाओ, समझ आया तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं। देखो इसका विजुअलाइजेशन, ये ब्लॉक है, इसको मैं यहां से छोड़ता हूं तो क्या ये यहां के रुकेगा, ये काम तूने बहुत देखा होगा या किया होगा, क्या मैं यहां से छोड़ता हूं तो यहां के रुकेगा, कभी नहीं। देख मैंने छोड़ा, ये उधर जाके रुका, और जितने एंगल से छोड़ा था ना, वर्टिकल से, मान लिया वर्टिकल है, वर्टिकल से थीटा एंगल से मैंने इसको छोड़ा था, तो थीटा एंगल इधर जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर धीरे धीरे छोड़ता हूं, यही रुकेगा, नहीं गया, मतलब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा, जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैंने उसको वर्क किया, मेरा वर्क नॉर्मल वर्क कर रहा है, धीरे 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 वो सारा वर्क खा गया, रुक गया। लेकिन अचानक से छोड़ दूंगा तो जो भी पोटेंशियल हो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक खास नेचर है जो किताबों में नहीं लिखा होगा। बहुत सारे सवाल सॉल्व करने के बाद मुझे थोड़ा समझ आया है, और आपको भी ये समझ आना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स का एक स्पेशल नेचर होता है कि उसको अचानक से छोड़ दो ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के अपने कैपेसिटी का वो डबल वर्क कर देता है। मान लो इसको मैं धीरे 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 छोड़ रहा था, जब मैं धीरे धीरे छोड़ रहा था तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये गया था, यहाँ देखो, जब मैं इसको धीरे धीरे छोड़ रहा था, आई एम सॉरी, जब मैंने अचानक से छोड़ दिया था, अचानक से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना गया था, 2 mg बाई के। और अगर मैं इसको इन्फिनिटली स्मॉल स्पीड से धीरे 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 लेके जाऊं तो mg बाई के, देखो डबल इलोंगेशन हुआ है कि नहीं हुआ, देखो इधर कितना इलोंगेशन है, 2 mg बाई के, और धीरे धीरे छोड़ा तो mg बाई के। तू तो बस ये कर कि सर धीरे धीरे छोड़ते हैं ना तो mg बाई के, अचानक से छोड़ते हैं तो 2 mg बाई के, ये रख ले बस, तेरा कब काम हो जाएगा बस। आगे देखा सवाल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहां पे देखना, ये सवाल देखो, ये ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, राइट, कैपिटल एम मास का ब्लॉक है,
यहां से स्ट्रिंग अटैच है, यहां पे एक स्प्रिंग है, ये हुक है। अब मैं कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, अब मैं ये स्मॉल एम कितना हैंग करूं, यहां पे हैंग करूं, कितना मिनिमम हैंग करूं ताकि ये कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक को ऊपर उठा ले। इसको मैं कितना मिनिमम हैंग करूं कि इसको ऊपर उठा ले। तो सुनो, ये स्मॉल एम मास को मान ले तूने हैंग करा, हैंग करके अब धीरे धीरे छोड़ोगे कि अचानक से छोड़ दोगे? अरे धीरे धीरे छोड़ोगे तो अपने मास के बराबर ही इलोंगेट करेगा, फिर मजा नहीं आएगा। इसको अटैच करके अचानक से छोड़ दो, जैसे ही अचानक से छोड़ते तो इलोंगेशन कितना होता है बताओ? इलोंगेशन होता है 2mg/k, जहां पे ये मास क्या है जिसको अटैच किया था उसी की वजह से इलोंगेशन होगा, तो 2mg/k। अचानक से छोड़ने पे इलोंगेशन कितना होता है? 2mg/k, 2mg/k, तो ये होगा तेरा 2mg/k, ये इलोंगेशन होगा। अब इस इलोंगेशन की वजह से यहां पे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा और वही स्प्रिंग फोर्स यहां डेवलप होगा जो इसके कैपिटल mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि यहां पे दो फोर्स लग रहे होंगे, नॉर्मल प्लस एफएस। क्या होगा बेटा? नॉर्मल, यहां का एफबीडी बना रहा हूं, यहां का एफबीडी बना रहा हूं, नॉर्मल प्लस स्प्रिंग फोर्स बराबर कैपिटल mg, नीचे ऊपर नॉर्मल, ऊपर स्प्रिंग फोर्स, नीचे कैपिटल mg। इसको उठा लेना है तो उसी इंस्टेंट पे उठेगा जब इसका नॉर्मल 0 होगा। सरफेस को छोड़ के ऊपर आ गया मतलब नॉर्मल 0 हो गया। एफएस स्प्रिंग फोर्स यहां लिखो, 2 स्मॉल mg/k बराबर कैपिटल mg। g से g कटेगा, एक मिनट, तो ये तो x है ना, तो स्प्रिंग फोर्स तो kx लगता है ना, तो ये k टाइम्स हो जाएगा, k से k कटेगा। 2 स्मॉल m बराबर कैपिटल m, मतलब स्मॉल m बराबर कैपिटल m/2। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m/2। मतलब ये हुआ, इसको याद भी रख ले, अगर समझ आता है तो ठीक, नहीं तो याद भी रख लो। अगर यहाँ पे कैपिटल M मास का ब्लॉक है तो इसको उठाने के लिए इससे आधा मास का ब्लॉक सफिशिएंट होगा, अगर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो। 50 kg का ऑब्जेक्ट है, 25 kg हैंग करके छोड़ दो, अचानक से उठा लेगा। 100 kg का ऑब्जेक्ट है, 50 kg हैंग करके छोड़ दो, अचानक से उठा लेगा। मिनिमम आधा चाहिए, आधा से कम रखोगे तो नहीं उठेगा, आधा से ज्यादा कुछ भी रखोगे तो उठा लेगा, पक्की बात है। क्लियर है ये बात? आगे देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बहुत शानदार सवाल है ये। मान लो एक स्ट्रिंग है जिसका मास m है, लेंथ l है, टोटल मास इसका m है, टोटल मास, एंड टोटल लेंथ इसका l है। इसका 1/4 हिस्सा पहले से नीचे हैंग्ड है। कितना है नीचे बेटा? l/4। l/4 होने से कितना मास हैंग होगा? m/4, ठीक है ना? अरे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, टोटल l लेंथ का मास है m, तो l/4 लेंथ का मास होगा m/4। अब कह रहा है कि इसी इंस्टेंट से मैंने इसको रिलीज कर दिया, मतलब इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है 0, तो इसकी स्पीड बताओ व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे, स्पीड बताओ। तो देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, तो आप लगा दो COMe, रफ्तार में देखो COMe लगा दो, आंसर आ जाएगा तेरा। देखो जब ये यहां पे था तो इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो। क्या मानो? इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लेकिन ये जो नीचे हैंगे कितना मास आएंगे नीचे? m/4 g इंटू l/8। l/8 क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं, क्योंकि एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेंगे। तो और माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। प्लस 0 इज इक्वल टू ½ mv²। और जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, देखो ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -mgl/2। अब क्लियर है? अब ढंग से देखना, यहां से 2 कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, m कैंसिल होगा। ये बेटा बनेगा तुम्हारा gl/32 और ये बनेगा gl/2। तो इधर आएगा gl/2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा तेरा -gl/32 इज इक्वल टू v²/2। 2 कैंसिल ही कर दे तो ये आएगा तेरा 16, राइट? क्या आ गया तेरा? 16। अब देख यहां से v² इज इक्वल टू 16 एलसीएम लोगे तो 16 - 1 15, तो 15gl/16 का रूट ये हो जाएगा तेरा वेलोसिटी। ये आएगा बेटा आंसर। अच्छे से देख लो, कोई खास बात नहीं, बहुत आसान है। क्या आएगा आंसर? v इज इक्वल टू √150gl/16। अच्छा, ये सवाल इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता था कि मान लो, इसको लिख लेना, पॉज करके लिख लेना भाई। मान लो ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग टेबल पे है और इस इंस्टेंस इसको रिलीज किया, तो जब ये नीचे गिरेगा और ये वर्टिकल हो जाएगा पूरा, उस इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या होगा? ये करना बड़ा आसान है। यहां पे रेफरेंस पॉइंट ले लो,
रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले लो 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा ये चेन ऊपर है तो क्या होगा 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, इज इक्वल टू जब ये नीचे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास तो L/2 ही पे आएगा भाई, अरे टोटल लेंथ है L तो आधा लेंथ है L/2, तो सेंटर ऑफ मास तो बराबर क्या होगा माइनस mg L/2 प्लस हाफ mv², m/2 से m/2 कटेगा, ये gl माइनस इधर आ जाएगा, तो gl इज इक्वल टू v², मतलब v इज इक्वल टू √gl, ये आएगा आंसर। बहुत आसान है यार। अब कुछ अच्छे सवाल आईआईटी मेन 2013-14 में एक ऐसा सवाल पूछा था कि उसने क्या बोला कि एक रिंग स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, टोटल मास है इसका m और लेंथ है l, इसका l लेंथ में से x हिस्सा नीचे हैंग है पहले से, मतलब l माइनस एक्स ऊपर आ गया, फिर अरे टोटल लेंथ है भाई साहब l, एक हिस्सा नीचे है तो ऊपर कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। अब बोला इस इंस्टेंट से मैंने इसको रिलीज किया, अब इसकी वेलोसिटी बताओ जब ये पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा, जिस इंस्टेंट पे पूरा वर्टिकल हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी। फिर से वही काम, 2 सवाल करके दिखा दिया, वैसे कर लो। और नहीं करना चाहते हो तो 4 ऑप्शन में एक शानदार तरीका लगाना, तुम्हें सही आंसर दिख जाएगा। सही आंसर क्या दिख जाएगा, सुनो मेरी बात। पहले से कितना हिस्सा नीचे गिरा हुआ था x, तो स्पीड पूछा था, मान लो ये x 0 होता, मतलब अभी भी तो सवाल करा था x 0 होने का मतलब क्या, ये 0 है मतलब यहाँ पे ये लेंथ नहीं गिरा हुआ है, कितना हिस्सा नीचे गिरा हुआ है x, और x मान लो कि ये 0 है मतलब नीचे नहीं गिरा हुआ, पूरा ऊपर ही था, और पूरा जब ऊपर था तो नीचे वर्टिकल हो गया तो स्पीड कितना हुआ, तो x 0 मान के सॉल्व करोगे तो अभी अभी तूने सॉल्व किया था √GL आंसर आना चाहिए था। तो 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें x को 0 रखने पे v √GL आता हो। x को देख यहाँ पे 0 रख, v इज इक्वल टू √GL आ गया, देखिए आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे यहाँ ऐसा होगा 1 माइनस L² / x², इसको 0 रखेगा 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया, सही आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू √GL 1 माइनस x² / L²। बाकी सॉल्व करना मैंने 2 सवाल करके दिखा दिया तुम्हें, ये तो बस एक लॉजिकल वे बता रहा हूं कि सही आंसर आप आसानी से कैसे पता लगा सकते हैं, बस और कोई खास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक हेमीस्फेरिकल बॉल लिया, ये हेमीस्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस है r, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट रख के रिलीज कर दिया। अब जब इसको रिलीज किया तो वर्टिकल से कितने एंगल पे सरफेस, जैसे तुमने खेला होगा, कटोरी को उल्टा रख दो और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल रख दो, इसको छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, तो क्या ये नीचे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे लुढ़क के आता है कि ये ऐसे लुढ़क के आ जाता है, कुछ दूरी तक तो साथ में चलता रहता है, उसके बाद ये सरफेस को छोड़ के आगे निकल जाता है। तो बोला कि कितने एंगल पे सरफेस को छोड़ देगा, वर्टिकल से कितने एंगल पे सरफेस को छोड़ देगा, ये सवाल करा है उसने। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। देख भाई, यहां से रिलीज करा था तो कुछ यहां ऐसे आएगा, फिर ये सीधा निकल जाएगा, तो जिस इंस्टेंट तक वो सरफेस पे चलता रहेगा वहां पे इसकी एग्जैक्टली स्पीड क्या होगी वो अपन निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने का सीधा आसान सा तरीका बताया मैंने, √2GL इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उस केस में सिर्फ जब ग्रेविटी वर्क कर रहा हो। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है, नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं। तो अगर ऐसे आपको समझ में आता है तो v इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, √2GL, हमारी बात सुनिए ध्यान से, सॉरी एल क्यों, √2g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना, 2g इंटू h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यही हो इसका। मान लो ये रेडियस r दिया हुआ है तो ये टोटल r होगा, तो ये r का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा। टोटल r में से r cos थीटा घटा दो, अरे भाई ये r है तो वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा होगा, ये अरे r है तो r का कंपोनेंट r cos थीटा होगा, ये तो टोटल r में से r cos थीटा घटा दो, तो बताओ क्या होगा, v इज इक्वल टू √2g r माइनस r cos थीटा। और एग्जैक्टली यहां तक तो सर्कुलर मोशन में था, लेकिन इस पॉइंट पे वो सर्कुलर सरफेस को छोड़कर टेंजेंशियली निकल गया। तो इसी इंस्टेंट पे इसका जब एफबीटी बनाओगे इसी बॉल के रिस्पेक्ट में, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, सरफेस जस्ट यहां पे छोड़ रहा है तो नॉर्मल हो जाएगा 0, और mg का एक कंपोनेंट देखो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, mg का कंपोनेंट अंदर लग रहा होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में बनाओगे, इसी बॉल के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो एक स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहां तक तो सर्कुलर मोशन था। तो mv²/r इज एग्जैक्टली हो जाएगा बेटा mg cos थीटा। m से m कटेगा, v² के जगह पे ये रख दो, तो ये होगा तेरा v² के जगह पे होगा तेरा 2gr 1 माइनस cos थीटा बटा r इज इक्वल टू g cos थीटा। यहां से r कैंसिल होगा यार, और रुक, ये बनेगा तेरा 2r और ये बनेगा तेरा 2r cos थीटा,
एक मिनट, आर से आर तो कैंसिल हुआ, अब आर का क्या करेगा यार, आर भी कैंसिल हो गया और इस तरफ जी से ये जी भी कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। कैसे आंसर तक पहुंच चुके हैं देखिए, आंसर तक कैसे पहुंच चुके हैं देखिए, माइनस 2 कॉस थीटा को उधर ले जाइए, तो 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, हेंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 आंसर आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2/3। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3, है ना। कभी कभी कॉस के टर्म्स में ना देके साइन के टर्म्स में होगा, तो बताओ यहाँ पे साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा है 2/3, मतलब हाइपोटेन्यूज तो h दे दिया और बेस है थोड़ा 2, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर रूट इंटू हाइपोटेन्यूज 9 माइनस 4 √5, ये हो जाएगा तेरा √5/3। tan थीटा के टर्म्स में मान लेते, पूछ लेता है तेरे से, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस √5/2। क्लियर है ये बात, आगे देखिए। If potential energy of object is this, U is equal to x²/3 minus x²/2 जूल। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का गिवन है, U is equal to x²/3 minus x²/2 जूल। देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट सवाल मिसिंग है थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट if total mechanical energy is conserved and equal to 4 joule and mass of object is 1 kg। ये टोटल सवाल। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड कब होगा, अरे भाई मैक्सिमम स्पीड तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। शायद ये बात तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, मैं कह रहा हूं कि स्पीड कभी मैक्सिमम होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होगा जब पोटेंशियल मिनिमम होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। क्लियर है। अब मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है भाई, टोटल एनर्जी दे दिया उसने 4 जूल, ये तो 4 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को लिख लोगे हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, वी मैक्स यहां से आ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे निकालोगे, तो बेटा ये यू दिया हुआ है। तूने मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट करा है, कोई भी चीज तभी मैक्सिमा मिनिमा होती है जब du/dx 0 होता है। तो देखो यहां से लिखोगे du/dx, डिफरेंशिएट करो भाई, 3x²/3 माइनस 2x²/2, यहां से 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन निकालोगे, x² कॉमन निकालोगे तो एक होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आई x0 और x1, दो वैल्यू आई जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। तो आपको ये भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में उसने मैक्सिमम स्पीड पूछे, मैक्सिमम स्पीड x इक्वल टू 1 पे, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए एक बार करिए, डबल डिफरेंशिएशन करिए इसका। जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये आपने सिंगल करा है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 2x माइनस x। हाँ, ये आया है डबल डिफरेंशिएशन 2x माइनस x, राइट। अब यहां से x को 0 रखोगे तो 0 ही आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। x को 1 रखो, एक मिनट रुक, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, हाँ गलत ही तो कर रहा हूं यार, सारा ही गलत कर दिया मैंने। क्या गलत किया देख, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²/2, तो 3x²/2 और ये होगा तेरा x², तो ये होगा 2x, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे x ही बचेगा। जल्दीबाजी में x² माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। दो ऐसी पॉइंट है जहां पे इसका स्लोप 0 है, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, ठीक है ना। अब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बेटा तुम्हारा क्या है, x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और x का डिफरेंस आएगा -1। अगर इसको आप चेक करते हो 0 पे, तो 0 पे चेक करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पे 0 रखो तो -1। डबल डिफरेंशिएशन माइनस होने का मतलब यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप 1 रखोगे तो 2 - 1 + 1 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, x इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो 2 × 1 1 -1 + 1 आया है, और 1 से कोई मतलब नहीं है, ये प्लस आया है। डबल डिफरेंशिएशन प्लस आने का मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 1 पे u मिनिमम होगा, ये अपने पता लगा लिया, लिख लिया उसको ढंग से। x इज इक्वल टू 1 पे u होगा मिनिमा, तो x इज इक्वल टू 1 रख के यहाँ पे u रखो जब x इज इक्वल टू 1 है, प्लस हाफ मास की वैल्यू 1 इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर प्लस टोटल एनर्जी आ गई 5 जूल। u 1 रखो, तो 1 रखोगे बेटा तो ये आएगा 1/3 माइनस 1/2, तो ये होगा तेरा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 v² बराबर 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तेरा 3 × 2 6
-1/6 और -1/6 को उधर ले जाओ तो ये होगा v मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 -1/6। ये हो जाएगा 24 - 1 23, 23/6 कैंसिल कर दो होगा 3, v मैक्सिमम होगा √23/3। ये आपका जवाब आ जाएगा। v मैक्सिमम क्या आ जाएगा √23/3। कोई खास बात नहीं, लेकिन ये हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, हाईली कंसेप्चुअल सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हाईली कंसेप्चुअल सवाल है बेटा, थोड़ा समझो। ये मैंने ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस, एक लीनियर एक्स एक्सिस का ग्राफ है, इसमें वाई एक्सिस नहीं है बेटा, सिर्फ एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, देखो ऐसा एक्स एक्सिस बनाया मैंने, और इस डिफरेंट जगह पे जैसे जैसे यहाँ पे मान लो 100 है, तो ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ये दिखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है, और ये बॉडी की टोटल एनर्जी है। तो फिजिकली पार्टिकल कहां फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है ये पूछा है। तो यहां पे देखो ढंग से, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, एक बार ढंग से देखना, सॉरी टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर मैकेनिकल टोटल, तो U प्लस के बराबर टी, तो U के बराबर टी माइनस यू, ये बनेगा। और एक चीज हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की या तो जीरो होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की या तो जीरो होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी। जीरो होगी तो मतलब रेस्ट में है, और अगर पॉजिटिव है मतलब वो मूविंग है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो आएगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल वहां पर रेस्ट में रह सकता है। लेकिन पार्टिकल मोशन में तो पक्की बात है टोटल एनर्जी ज्यादा होगा, उसमें से पोटेंशियल घटाएंगे तभी तो काइनेटिक पॉजिटिव आएगी, मतलब टोटल एनर्जी ज्यादा होगा तभी वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। टोटल एनर्जी देखो यहां से तक ज्यादा है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, कांट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट, कहीं भी पार्टिकल की पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। अब इसको कंपेयर करा मैंने दूसरे सवाल से, और थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लो x इज इक्वल टू ए पे है, x इज इक्वल टू बी पे है, फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, देखो ढंग से फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट ये कहता है, ये देखो पोटेंशियल ये है टोटल, कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर होता है टोटल, तो काइनेटिक हो जाएगा टोटल माइनस पोटेंशियल। तो अगर काइनेटिक पॉजिटिव आएगा तभी बॉडी का फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा वो तभी आएगा जब टोटल एनर्जी ज्यादा हो पोटेंशियल से। अब कहां पे टोटल एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पे देखो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाया मैंने, किसका ग्राफ बनाया है, देखो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है, तो टोटल में से पोटेंशियल ज्यादा है, घटाओगे तो निगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब पॉसिबल नहीं है, काइनेटिक नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी है, देखना ढंग से, ये पोटेंशियल एनर्जी बनाया है, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि टोटल से कम है, तो टोटल ज्यादा है पोटेंशियल कम है, टोटल ज्यादा है पोटेंशियल कम है, जब इसको घटाओगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पार्टिकल विल एग्जिस्ट फ्रॉम x इज ग्रेटर देन a और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू बी। बी से अगर कम है x की वैल्यू तो यहां से यहां तक पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, इससे बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस ग्राफ के लिए, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स Fc इज इक्वल टू माइनस k बाई आर स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स Fc इज इक्वल टू माइनस k बाई आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, ये आपसे पूछा है। तो ढंग से देखिए, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स Fc इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, और ये कंजर्वेटिव फोर्स आपका दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन ये भी माइनस होता है, ये भी सेंटर की तरफ होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, k बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर ही लिख ले भाई, या इसको स्मॉल आर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर, देखो k बाई आर स्क्वायर, यहां से एक आर से आर कटेगा, इधर आर बचेगा, ये mb स्क्वायर आ गया बेटा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये mb स्क्वायर बाई 2 हो गया तेरा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बॉडी का निकल गया k बाई 2r, ये समझ लीजिए एक बार, काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या निकल गया k बाई 2r। और कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, Fc इज इक्वल टू होता है माइनस ड्यू बाई डी आर। तो ये दिया हो बेटा माइनस k बाई आर स्क्वायर, तो माइनस k बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ड्यू इज इक्वल टू आ जाएगा k डी आर बटा आर स्क्वायर, डी आर बटा आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तेरा u,
इनिशियल रेफरेंस पॉइंट 0 मान लेंगे r0 पे, और आर स्क्वायर बाई डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा r का पावर -2 + 1, r का पावर -2 + 1 बटा के बाहर रहेगा, -2 + 1, यही तो होता है इंटीग्रेशन। तो u इज इक्वल टू -2 + 1 माइनस आ जाएगा, -k/r आ रहा है। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ गया -k/r। और टोटल एनर्जी आपका होता है, टोटल एनर्जी आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी -k/r एंड काइनेटिक एनर्जी k/2r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -k/2r। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी, कितना आ गया -k/2r। समझिएगा प्लीज, क्या ये जो टोटल एनर्जी है वो ज्यादा है पोटेंशियल से? हाँ बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी है -k/r, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो -k/r ज्यादा निगेटिव है, और ये देखो -k/2r, डिनोमिनेटर में 2 लिया तो कम निगेटिव है, कम निगेटिव तो ज्यादा ही होना हुआ ना। अच्छा देखो, टोटल में से पोटेंशियल घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, देखो इसमें से ये घटाओ तो टोटल -k/2r में से ये घटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी k/2r। समझ आया? तो जब भी इस तरह का फंक्शन दिया हो, कंजर्वेटिव फोर्स दिया हो F, तो आप पोटेंशियल एनर्जी वहां से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा था तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mv², वहां से काइनेटिक निकल गया और यहाँ पे पोटेंशियल निकल गया, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है ये बात?